एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। माचा गुज्जर कोटू को लेकर कार में आकर बैठ गया। वो गोगा पहलवान के अखाड़े से निकलकर सीधा सुल्तान सराय पहुंचा था, जहां गुल्लू का अड्डा था। माचे ने गुल्लू से पूछा, मुजंग वाले हवालदार से मिले थे? राजू के बारे में उसने कुछ बताया है या नहीं? सुना है शारिक वापस आ गया है। गुल्लू ने जवाब दिया, उसकी इत्तला मुझे आज सुबह ही मिल गई थी उस्ताद। 2 दिन से जो कुछ हो रहा है मुझे उसका इल्म है। नौलखा शौके को उठाकर ले गया था, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका। रात को ही तुमने मौलवी हमीद के नौकर की पिटाई करवा दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने आज फीके को गिरफ्तार कर लिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई उस्ताद, बाज़ औक़ात तो तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हो। माजे गुज्जर ने उसे घूरा, बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? गुल्लू ने कहा, मौलवी हमीद के नौकर की पिटाई करने की क्या जरूरत थी? वो उसकी चाय की दुकान का मामूली सा नौकर है, बेवा माँ का बेटा है। वही अपनी माँ और 3 बहन भाइयों का कफील है। तुमने उसे भी अस्पताल में डाल दिया। माजे गुज्जर ने कहा, तुम उस लड़के को नहीं जानते, वो भी उस गैंग का मेंबर है। गुल्लू ने कहा, उसका मौलवी हमीद के दूसरे किसी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ चाय की दुकान का मुलाजिम है। मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मगर तुम तो जोशे इंतकाम में अंधे हो रहे हो। शारिक तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा और तुम इस चक्कर में कई आदमियों को मौत के घाट उतार चुके हो, जिनमें नासिर अली जैसे बेगुनाह भी शामिल हैं। शहर के तमाम अड्डों पर आज नौलखे का ये पैगाम पहुंच चुका है कि वो अपने बहनोई नासिर के कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगा। और मैं नौलखे को भी जानता हूँ, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर तुम हो कि गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हो। तुम शारिक से खौफजदा हो और इसी खौफ ने तुम्हें बदहवास कर रखा है। तुम होश से नहीं जोश से काम ले रहे हो। माजे गुज्जर ने उसे घूरा, बोला, गुल्लू, ये आज तेरी जबान से कौन बोल रहा है? गुल्लू ने पुरसुकून लहजे में कहा, गुल्लू ही बोल रहा है माजे उस्ताद। अब भी वक्त है, अक्ल से काम लो। शारिक जैसे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जोश की नहीं होश की जरूरत होती है। राजू के बारे में जानते हो तुम? माजे ने कहा, वही पूछने आया हूँ। पुलिस उससे शारिक के बारे में कुछ पूछने में कामयाब हुई है या नहीं? उसे इसलिए पुलिस के हवाले किया गया था कि पुलिस अपने हथकंडे इस्तेमाल करके उससे शारिक का पता मालूम कर ले। गुल्लू ने कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि शारिक कल ही राजू को पुलिस से छुड़ा कर ले गया था। माजा गुज्जर चीखा, क्या बकते हो? गुल्लू ने कहा, इसीलिए तो कहता हूँ कि शारिक जैसे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जोश की नहीं होश की जरूरत है। शारिक कल मुजंग थाने पहुंच गया था। पता नहीं कि उसने थानेदार पर क्या जादू किया। जब वो थाने से बाहर निकला तो राजू भी उसके साथ था, और ये भी सुन लो कि गामा भी उसके साथ था। अब ये बात जहन से निकाल दो कि मुजंग का थानेदार गामे के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। माजा गुज्जर दोनों हाथ मलने लगा, बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। हर काम उल्टा हो रहा है। इस शारिक ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुल्लू ने कहा, फिर वही जोश। वैसे मेरी बात मानो तो शारिक से इंतकाम का ख्याल जहन से निकाल दो और खामोशी से अपना धंधा करते रहो। माजे गुज्जर ने उसे घूरा, बोला, क्या बकवास कर रहे हो? आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि शारिक ने तुमसे? गुल्लू ने उसकी बात काट दी, बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। अरसे से मैंने शारिक को नहीं देखा। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम शारिक का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। पहली बात यह है कि शारिक तुमसे ज्यादा ज़हीन है। वो दिमाग से काम लेता है, तुम्हारी तरह जोश में आकर अपने होश नहीं खो बैठता। माजे गुज्जर ने शिकस्त खूरदा लहजे में कहा, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? गुल्लू ने कहा, कुछ अरसा खामोशी से बैठे रहो। शारिक जो कुछ भी करता है करने दो। मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं कि अगर उसे छेड़ा न जाए तो वो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। फिर जब मौका मिले तो वार कर देना, मगर वार ऐसा कारी होना चाहिए कि वो बच न सके। माजे गुज्जर ने कहा, यह तो बात की बात है। इस वक्त जो अहम मसला है वो ये है कि नौलखा अपने बहनोई नासिर अली के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए पागल हो रहा है। उसने ज़ेर ज़मीन दुनिया में ये पैगाम फैला दिया है कि जो लोग उसके बहनोई के कत्ल में शरीक थे वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जाहिर है शारिक भी उसके साथ है। कल रात वो शौके को भी उठाकर ले गए थे, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। गुल्लू ने कहा, सूरत हाल वाकई बहुत गंभीर हो गई है उस्ताद। वैसे मेरा मशवरा मानो तो चंद रोज के लिए कहीं बाहर चले जाओ। मेरा ख्याल है कि चंद रोज में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद तुम शारिक से राजीनामा करने की कोशिश करो, इलाके बांट कर काम कर लो।
माजे ने उसे घूरा, बोला मैं शारिक से राजीनामा कर लूं? गुल्लू ने कहा, हाँ हाँ माजे उस्ताद, सियानों ने ठीक ही कहा है कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। माजे गुज्जर ने हैरत से उसकी तरफ देखा, बोला मगरमच्छ? गुल्लू ने कहा, हाँ, शारिक मगरमच्छ बन चुका है, एक ऐसा मगरमच्छ जिससे दुश्मनी मोल लेकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं होगा कि शारिक कहां से कहां पहुंच गया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कराची क्यों गया था? माजे गुज्जर ने कहा, मैंने तो यही सुना है कि वो समीना के साथ अय्याशी करने गया था। गुल्लू ने हल्का सा कहका लगाया, बोला तुम भी निरे गुज्जर ही हो, अय्याशी वो यहाँ भी कर सकता था, कराची जाने की वजह कुछ और थी। माजे ने उसे घूरा, बोला और क्या वजह हो सकती है? गुल्लू ने कहा, अगर दिमाग से काम लेते तो शारिक के बारे में हर बात तुम्हारे इल्म में होती। तुम्हारे आदमी भी बस ऐसे ही हैं, जो कोई ढंग का मशवरा देने की बजाय तुम्हें शारिक के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उकसाते रहते हैं। वो सिर्फ खाने पीने के लिए तुम्हारे गिर्द जमा हैं। इसमें शुबा नहीं कि वो लड़ाई भिड़ाई से नहीं डरते, लेकिन दिमाग उनमें से किसी के पास नहीं। तुम्हें मुश्किलों में फंसाने वाले वही हैं। अगर उनमें से एक दो भी तुम्हें सही मशवरा देने वाले होते तो आज तुम और शारिक आराम से अपने अपने अड्डों पर बैठे कारोबार कर रहे होते। तुम दोनों के झगड़ों से सबसे ज्यादा फायदा पुलिस को ही हो रहा है। इधर से तुम पुलिस को खिला रहे हो, उधर से वो खिला रहा है। पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ उकसाकर तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। माजा गुज्जर बोला, बात तो तुम ठीक कहते हो गुल्लू बादशाह, मालूम होता है कि सारे जमाने की अकल तुम्हारी ही खोपड़ी में आ गई है। अब तुम ही मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। गुल्लू ने कहा, वही जो पहले कहा था, चंद रोज के लिए बाहर चले जाओ या खामोशी से बैठे रहो। माजा बोला, और अगर शारिक ने कुछ किया तो? माजा बोला, तो फिर देखा जाएगा। गुज्जर ने पूछा, तुमने बताया नहीं कि शारिक कराची क्यों गया था? गुल्लू ने कहा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम उछल पड़ोगे। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, वो हाजी अब्दुल्ला का माल लेकर गया था, सिर्फ कराची नहीं उससे भी आगे। माजा गुज्जर वाकई उछल पड़ा, बोला, हाजी अब्दुल्ला का माल? तुम्हें कैसे पता चला? हाजी अब्दुल्ला का उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? गुल्लू ने कहा, इसीलिए तो कहता हूं कि अक्ल से भी कुछ काम लो। हाजी अब्दुल्ला वो आदमी है जो मुल्क भर में मनशियात का धंधा करने वालों के बारे में जानता है। वो ये भी जानता है कि कौन कितना धंधा करता है और उसके जराए क्या हैं। एक काबिल एतमाद आदमी की जरूरत थी उसे। उसने शारिक का इंतखाब कर लिया और शारिक उसके एतमाद पर बिल्कुल पूरा उतरा। आज सुबह ही हाजी के एक आदमी ने मुझे ये सब कुछ बताया था, इसीलिए तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि अब शारिक से उलझने की कोशिश मत करो। उसकी पुश्त पर हाजी अब्दुल्ला जैसा आदमी है। माजा बोला, ये तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई। गुल्लू ने कहा, अभी और बहुत सी बातें सुनोगे। अब ग्वाल मंडी थाने जाकर फीके को पुलिस से छुड़वाओ और चंद रोज के लिए आराम से बैठे रहो। माजा गुज्जर ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखों में तशवीश नुमाया थी। जब वो गुल्लू के अड्डे से रुखसत हुआ तो शाम का अंधेरा फैल रहा था। कोडू उसके साथ था। वहां से वो सीधा ग्वाल मंडी थाने पहुंचा। 1 घंटा उसे थानेदार के इंतजार में बैठना पड़ा। थानेदार बड़ी मुश्किल से फीके को छोड़ने पर आमादा हुआ था, लेकिन उसने ये भी धमकी दी थी कि अगर अस्पताल में अशरफ का इंतकाल हो गया तो वो न सिर्फ फीके को बल्कि उसे भी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगा। थानेदार की खिदमत में नजराना पेश करने के अलावा माजे गुज्जर ने ये वादा भी किया कि वो कम से कम 10,000 रुपए कल शाम से पहले पहले अशरफ की मां को भिजवा देगा। फीके की अच्छी खासी धुनाई की गई थी। माजे गुज्जर ने फीके को उसके घर पर छोड़ा और जब वो गोगा पहलवान के अखाड़े पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। उसने जेब से 500 का नोट निकालकर फज्जे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओए फज्जे, भूख लग रही है यार, लक्ष्मी चौक से चरगे ले आओ, जरा जल्दी आना, ऐसा ना हो कि आधी रात कर दो। फज्जे ने कहा, बस यूं गया और यूं आया उस्ताद जी। माजा और गोगा पहलवान वगैरह कमरे में बैठे बातें करते रहे। उनके इक्का दुक्का गाहक आते रहे जिन्हें वापस लौटाया जा रहा था। 11 बजे के करीब फज्जा चरगे ले आया। उन सब ने इकट्ठे ही खाना खाया। खाने के बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। तकरीबन 1 बजे के लगभग माजा गुज्जर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था, गहरी नींद सो रहा था। दफतन उसे यूं लगा जैसे कोई उसे कंधे से पकड़े झंझोड़ रहा हो। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसके दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। फज्जे की आवाज उसकी समाज से टकराई, उस्ताद उठो, जल्दी करो, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। माजा गुज्जर एक झटके से उठकर बैठ गया। उसकी नींद काफूर हो गई, लेकिन दिमाग की सनसनाहट बढ़ गई। उसने पिस्तौल उठाने के लिए तकिए के नीचे हाथ डाला ही था कि धड़ से दरवाजा खुला और जो शख्स दरवाजे में नमूदार हुआ उसे देखकर गुज्जर के सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो शारिक था, जिसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख माजे गुज्जर के सीने की तरफ था। नौलखा सुबह 9 बजे से पहले ही इकबाल टाउन वाली कोठी पहुंच गया था। वो सब अभी तक सो रहे थे। राजू और गामा तो हॉल कमरे में कालीन पर आड़े तिरछे पड़े थे। समीना और शारिक ऊपर वाले कमरों में थे, लेकिन बहरहाल कुछ देर बाद वो चारों उठ गए।
नौलक्खे ने किचन का काम करने वाली मुलाजिमा शादा को बुलाकर कहा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी है या नहीं? मैंने तो अभी चाय भी नहीं पी। शादा ने जवाब दिया, ये लोग तैयार हो जाएं जी, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। नौलक्खा बोला, ये लोग तैयार होते रहेंगे, पहले मुझे एक कप चाय बना दो, आंतें सुलग रही हैं। शादा किचन की तरफ चली गई, बोली अभी लाती हूँ। राजू और गामा अभी तक कालीन पर पड़े ऐंठ रहे थे। नौलक्खे ने उन्हें जबरदस्ती उठा दिया, बोला जाओ यार, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, इस तरह दिन चढ़े तक सोना अच्छा नहीं होता। तकरीबन 10 मिनट के बाद शादा नौलक्खे के लिए चाय लेकर आ गई। समीना और शारिक अपने अपने कमरों में चले गए थे। नौलक्खा हॉल कमरे ही में एक सोफे पर बैठा चाय की चुस्कियां लेने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे नाश्ता कर रहे थे। शारिक ने नौलक्खे की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारे मेहमान का क्या हाल है? नौलक्खे ने डबल रोटी का मक्खन लगा एक स्लाइस उठाते हुए कहा, उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, बोली वाह नौलक्खे वाह, अब तो तुम बहुत अंग्रेजी बोलने लगे हो। नौलक्खे ने कहा, तुम दोनों के साथ रहने का ये फायदा तो हुआ कि बोलने का सलीका आ गया। उसने बारी बारी शारिक और समीना की तरफ देखा, फिर बोला, और भी बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ। गामे ने कहा, यार नौलक्खे, हमें भी किसी स्कूल में दाखिल करा दो। नौलक्खे ने कहा, तुम जैसे बुढ़े तोते अब क्या पढ़ेंगे? तुम मुझसे पहले शारिक बाऊ के पास मौजूद हो, अगर चाहते तो बहुत कुछ सीख लेते, लेकिन तुम तो हो ही जाहिल, कोरे अनपढ़। गामे ने उसे घूरा, बोला, और मुझे अनपढ़ और जाहिल मत कह नौलक्खे, पूरी 6 जमातें पढ़ा हूँ, हिसाब किताब कर लेता हूँ, दस्तखत भी। नौलक्खे ने गामे और राजू की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो, नाश्ता करके तुम दोनों मुजंग चले जाओ, 2-3 मजदूरों को वहां से पकड़ लेना, आज अहाते की सफाई करवा डालो। वहां चारों तरफ राख और जला हुआ मलबा बिखरा होगा, सफाई करवा लो तो 1-2 दिन के बाद अपने पुराने अड्डे पर बैठना शुरू कर दो। क्यों शारिक बाबू, क्या ख्याल है? शारिक ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो, हम मुजंग वाले अड्डे पर काम शुरू करेंगे तो मांझा गुज्जर भी सामने आ जाएगा। नौलक्खे ने कहा, उसका पता मैंने चला लिया है शारिक बाबू, 1-2 दिन सब्र करो, फिर देखना मैं उसका क्या हशर करता हूँ। दौरान नाश्ता वो मांझे गुज्जर के बारे में बातें करते रहे। फिर जब गामा और राजू जाने के लिए तैयार हुए तो शारिक ने एक कागज पर उस कोठी का टेलीफोन नंबर लिख कर गामे के हवाले कर दिया। बोला, ये नंबर अपने पास रखो, कोई बहुत ही खास बात हो तो फोन कर देना। आज डेरे की सफाई करवाओ तो कल थोड़ा सा सामान भी वहां पहुंचा देंगे। तुम दोनों अब मुस्तकिल तौर पर वहीं रहोगे। गामे ने कागज का वो पुर्जा लेकर एहतियात से जेब में रख लिया। बोला, ठीक है शारिक बाबू। उन दोनों के जाने के बाद ये तीनों ऊपर वाले कमरे में आ गए और इस मर्तबा उनकी गुफ्तगू का मौजू हाजी अब्दुल्ला था। नौलक्खे ने कहा, मजा नहीं आया शारिक बाबू, हाजी से मामला तय कर लो, इतने खतरनाक काम का मुआवजा तो उसने कुछ भी नहीं दिया। वैसे मेरा एक मशवरा है। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, वो क्या? नौलक्खे ने कहा, हाजी ने ये कोठी और गाड़ी तुम्हें दे दी है ना, लेकिन तुम उस वक्त तक इनके मालिक नहीं कहला सकते जब तक ये तुम्हारे नाम ना हो जाएं। मेरा मशवरा है कि आज हाजी से मिलो और कहो कि ये गाड़ी और कोठी तुम्हारे नाम कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि हाजी की नीयत वाकई साफ है। समीना बोली, नौलक्खा ठीक कह रहा है, हाजी अब्दुल्ला ने तो वाकई टरखाने वाली बात की है। रहमान ने कहा था कि चंद माह में तुम इस कोठी के मालिक बन सकते हो। चंद महीने क्यों, तुम आज ही हाजी से बात करो। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आज ही हाजी से मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। गामे और राजू को गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। थोड़ी ही देर के बाद शादा कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुई। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, क्या बात है शादा? शादा ने कहा, गामे का टेलीफोन आया है जी शारिक बाबू के लिए। शारिक एक झटके से उठ गया। ओह, यकीनन कोई खास बात होगी जो उसने जाते ही फोन किया है। तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ। शारिक नीचे आ गया। टेलीफोन हॉल कमरे में कोने में सोफे के करीब एक साइड टेबल पर था। उसका रिसीवर अलग रखा हुआ था। शारिक ने सोफे पर बैठते हुए रिसीवर उठा लिया। उसने पूछा, हाँ गामे, क्या बात है, खैरियत? रिसीवर पर गामे की आवाज सुनाई दी, खैरियत ही नहीं है शारिक बाबू। शारिक ने पूछा, क्या हुआ? गामा बोला, यहाँ आते ही मुझे एक आदमी से पता चला है कि रात 12:30 बजे मांझा गुज्जर और उसके आदमियों ने मौलवी हमीद के मुलाजिम अशरफ को मार मार कर अधमुआ कर दिया। वो म्यूं अस्पताल में है। शारिक बोला, ओ, अशरफ का उनसे टाकरा कहाँ हो गया? गामा बोला, अशरफ होटल बंद कर रहा था। मौलवी हमीद उस वक्त घर जा चुका था। मांझा गुज्जर और उसके आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने अशरफ को मार मार कर अधमुआ कर दिया और सड़क पर फेंक कर चले गए। उनके जाने के बाद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और अशरफ को अस्पताल पहुंचा दिया गया। सुना है उसे फीके ने मारा है। शारिक ने पूछा, फीका वही तो नहीं जिसका म्यूं अस्पताल के सामने पान का खोखा है? गामे ने कहा, हाँ वही फीका। शारिक बोला, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं इस मामले को देखता हूँ। ये कहते हुए उसने टेलीफोन बंद कर दिया और ऊपर आ गया। नौलक्खे ने उसके कमरे में दाखिल होते ही पूछा, क्या हुआ शारिक बाबू, खैर तो है? उसने जाते ही टेलीफोन क्यों खड़खड़ा दिया? शारिक बोला, मांझे गुज्जर ने मौलवी हमीद के होटल के मुलाजिम लड़के
अशरफ को मार मार कर अधमुआ कर दिया है। वो अस्पताल में है। नौलखा चौंक गया, बोला ओ ये कब की बात है? शारिक बोला रात 12:30 बजे। फिर उसे तफसील से बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था मैं मौलवी हमीद की तरफ जा रहा हूँ, वहां से अशरफ को देखने म्यू अस्पताल जाऊंगा। नौलखा भी उठ खड़ा हुआ, बोला चलो मैं भी चलता हूँ। गुस्से और जज्बात की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो बोला माझा गुज्जर तो वाकई बेगैरत निकला। उस मासूम लड़के ने उसका क्या बिगाड़ा था? मेरी एक बात मान लो शारिक बाबू, अब वक्त आ गया है माझे गुज्जर का हिसाब किताब बराबर कर दिया जाए। ये कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है। शारिक ने कहा हाँ कुछ करना ही पड़ेगा। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला ये हो सकता है कि मैं शाम को वापस ना आऊं, तुम घर पर ही रहोगी। समीना बोली हाँ मुझे और कहाँ जाना है। शारिक दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला चल नौलखे। कुछ ही देर के बाद सफेद टोयोटा तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। शारिक के दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उसने आज घर जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अब ये एक नया मसला पैदा हो गया था और उसका ख्याल था कि वो आज फिर घर नहीं जा सकेगा। गोल मंडी के चौक पर उसने मौलवी हमीद के होटल के सामने गाड़ी रोक ली। उस वक्त दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे। दिन के वक्त ज्यादातर बाहर दुकानों पर चाय पी जाती थी, अलबत्ता शाम को होटल के सामने रौनक होती। मौलवी हमीद दुकान पर ही था और वो कप्पों में चाय उंडेल रहा था। सामने गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर उसने उस तरफ देखा। गर्दन हिलाकर शारिक को इशारा किया। कप्पों में चाय उंडेल कर उसने लड़के को काउंटर पर खड़ा किया और दुकान से निकलकर कार के करीब आ गया। शारिक बोला क्या किस्सा है मौलवी? अशरफ कैसा है अब? मौलवी हमीद ने कहा अशरफ की हालत ज्यादा बेहतर नहीं है। जालिमों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा है। एक कान का पर्दा फट गया है, नाक की हड्डी टूट गई है और अंदरूनी चोटें बहुत ही आई हैं। बच तो गया है लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इसे ठीक होने में बहुत दिन लगेंगे। शारिक ने पूछा मांझे के साथ और कौन कौन था? मौलवी हमीद ने कहा मुझे रात 1:30 बजे बाऊ अब्दुल करीम ने घर आकर बताया। वो साथ वाली गली में रहता है। उसने बताया था कि वो शोर और चीखों की आवाज सुनकर घर से बाहर आया था। उस वक्त माझा गुज्जर कार के पास खड़ा था और फीका लातों और घूंसों से अशरफ को मार रहा था। कार में पिछली सीट पर 2 आदमी और भी बैठे थे, लेकिन बाऊ करीम उन्हें नहीं देख सका। नौलखे ने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। इन सुरमाओं का तो मैं वो हशर करूंगा कि लोग अरसे तक याद रखेंगे। शारिक ने कहा मौलवी गाड़ी में बैठो। मौलवी हमीद ने कहा मैं लड़के को जरा काम समझा दूं, अभी आता हूं। वो दोबारा दुकान में चला गया और लड़के को समझाने लगा कि उसे क्या करना है। चंद मिनट के बाद वो वापस आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। बोला कहाँ चलना है? शारिक ने मुख्तसर से जवाब दिया अस्पताल। नौलखे ने कहा मुझे फीके के खोखे के सामने उतार देना शारिक बाबू, उसे भी अस्पताल में अशरफ के सामने वाले बिस्तर पर लिटाऊंगा। गाड़ी मुख्तलिफ गलियों से निकलकर म्यू अस्पताल की तरफ आ गई। फीके का खोखा बंद था। शारिक गाड़ी को अस्पताल के गेट में लेता चला गया और फिर एक जगह उसने गाड़ी रोक ली। वो तीनों नीचे उतर आए। मौलवी हमीद आगे आगे था और वो दोनों उसके पीछे चल पड़े। मौलवी हमीद एक राहदारी में फर्श पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत के पास रुक गया। रो रो कर उस औरत की आंखें सूजी हुई थीं। मौलवी हमीद ने कहा ये अशरफ की माँ है शारिक बाबू, रात से यहीं बैठी है, रो रो कर बुरा हाल कर लिया है इसने। अशरफ की माँ उठकर खड़ी हो गई। मौलवी हमीद को देखकर वो एक बार फिर रोने लगी। शारिक ने उसे तसल्ली दी, बोला हौसला करे माँ जी, अशरफ ठीक हो जाएगा। हमदर्दी के 2 लफ्ज सुनकर बड़ी बी की हिचकी बंद गई। वो तीनों उसे तसल्ली देते रहे। फिर वार्ड की तरफ बढ़ गए। उन्हें वार्ड में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन शारिक वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर से मिलने में कामयाब हो गया। वो देर तक डॉक्टर से अशरफ के बारे में बात करता रहा और फिर शारिक ने कोशिश करके प्राइवेट रूम का बंदोबस्त कर लिया और अशरफ को वार्ड से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। अशरफ की माँ भी कमरे में आ गई। वो बेटे की हालत देख देख कर रो रही थी। शारिक ने एक बार फिर अशरफ की माँ को तसल्ली दी। बोला तसल्ली रखें माँ जी, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि अशरफ की माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। नौलखा बाहर जाकर होटल से खाना और चाय ले आया। शारिक ने करीब बैठकर अशरफ की माँ को खाना खिलाया, चाय पिलाई और एक बार फिर तसल्ली देने लगा। वो तकरीबन 1 घंटा वहां बैठे रहे। फिर दोबारा आने का वादा करके रुखसत हो गए। वहां से वो सीधे ग्वालमंडी थाने पहुंचे। खुशकिस्मती से उस वक्त थानेदार मौजूद था। वो मौलवी हमीद को भी जानता था और शारिक भी उसके लिए अजनबी नहीं था। शारिक ने थानेदार की तरफ देखते हुए पूछा, मैं ये मालूम करने आया हूं कि वो लोग पकड़े गए या नहीं। थानेदार ने कहा, तलाश जारी है। 2-3 जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं, लेकिन उनका पता नहीं चला। खैर, बचकर कहाँ जाएंगे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद थानेदार दोबारा बोला, वैसे मुझे इत्तला मिली है कि फीका किला गुज्जर सिंह में किसी जगह रूपोश है। मेरे आदमी तलाश कर रहे हैं, जैसे ही पता चला उसे पकड़ लिया जाएगा। नौलखे की आंखों में चमक सी उभर आई। बोला, किला गुज्जर सिंह? फिर तो कोई मसला ही नहीं। जरा गोगा पहलवान के अखाड़े पर छापा मार कर तो देखो। मुझे यकीन है कि फीका तुम्हें वहां मिल जाएगा। अगर वो किला गुज्जर सिंह के इलाके में रूपोश है तो गोगे के अखाड़े के अलावा
कहीं और नहीं हो सकता। थानेदार ने सर हिलाया, बोला देख लेते हैं। वो कुछ देर और थाने में बैठे रहे। फिर शारिक ने मौलवी हमीद को उसके होटल के सामने उतार दिया। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात का ख्याल रखना मौलवी, अशरफ के इलाज के सिलसिले में खर्च की परवाह मत करना और उसके घर वालों को भी खर्च की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मौलवी हमीद ने कहा, मुझे खुद इस बात का एहसास है शारिक बाबू, तुम फिक्र मत करो। न तो अशरफ के इलाज में कोई कसर छोड़ी जाएगी और न ही उसके घर वालों को खर्च की तकलीफ होगी। शारिक बोला, ठीक है, मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा। ये कहते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों दोपहर तक मुख्तलिफ जगहों के चक्कर लगाते रहे। दोपहर का खाना भी उन्होंने होटल में ही खाया था। दरअसल शारिक मुख्तलिफ अड्डों पर घूम फिर कर कारोबार की सूरत हाल का जायजा ले रहा था। उसे अंदाजा था कि माझे गुज्जर के कदम हर जगह से उखड़ रहे थे। उसके अपने एजेंट उससे नाराज थे। इसकी वजह उसका अपना नामुनासिब रवैया था। उसकी गर्म दिमागी की वजह से उसका अपना ही नुकसान हो रहा था। 3 बजे के करीब वो कोठी वापस पहुंच गए।